मैं पूछती थी भगवान को, हाँ। तुम कौन है, हमको पेट की दर्द क्यों दिया है। अच्छा। उनको पूछती थी मैं। हाँ। मैं कोई भी बुराई नहीं की ये जन्म में, मुझे क्यों इतनी छोटा सा उम्र में अल्सर क्यों आए मुझे। बेटा इधर कोई गुरु है, हमको कुछ दीक्षा देगा। अपन को तो वही ट्रेंड पता है, दीक्षा का ही ट्रेंड पता है। हाँ, गुरु का ट्रेंड है अपना, और कुछ दीक्षा का मंत्र जप का पता, वही ट्रेंड है अपना। तो बच्चा हंसने लगा, आंटी कोई नहीं है, सभी लोग लंच को चले गए, मैं हूँ ना, आपको बताती हूँ, तुम बताएगा। हाँ हाँ मैं बताऊँगी, बैठ जाओ। बैठ गए। मेरी माँ को पूछती थी, सारी ऋषि लोग पुरुष होते हैं, स्त्री लोग क्यों नहीं है, मैं बनूंगी ऐसे। नहीं, तुम ऐसा नहीं बात बोलना। पीएमसी हिंदी चैनल के सभी दर्शकों को अरुणा सहगल का नमस्कार। आज हम आत्मा की यात्रा में आपके लिए एक नए पुष्प को लेकर आ रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पत्री जी का, नमन करती हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने एक एक फूल को पूरी उसकी सुगंधी से भर भर कर हमें दिया है। ये फूल तेलंगाना से अरुणा ज्योति जी, जो 2014 से ध्यान कर रहे हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा सीरीज़ में। नमस्कार अरुणा जी, और धन्यवाद। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जीवन की ये यात्रा, सभी की यात्राओं में 2 पार्ट्स आते ही आते हैं। पहले उनका बचपन, उनका बड़ा होना, और फिर अध्यात्म में टर्न होना। तो आपके जीवन में बचपन से कैसा आपका जीवन रहा? बचपन से भगवान को बहुत मानती थी। अगर मंदिर गए तो मैं और भगवान सिर्फ दोनों रहना, और कोई भी ना रहना चाहिए। अर्चना, अभिषेक, पूजा, यह सब कुछ मैं नहीं मानती थी। मम्मी बोलती थी चलो आज त्योहार है, जाएंगे जी। मंदिर। नहीं, ये दिन नहीं, ये दिन नहीं। अब आज का दिन गए तो बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। वहाँ शिवजी और मैं दोनों ही रहना, तब जाएंगे। जी। इतना मानती थी भगवान को, मेरे साथ बात करो। ऐसा कुछ फिल्म देखे तो उसका प्रभाव मेरा ऊपर बहुत रहती थी। जी। 3 दिन तक घर को ऊपर चढ़ के बादलों में, वो मूवी में बताते हैं ना, जी। भगवान को बादल में बताते हैं, उधर ढूंढती थी मैं। अरे दिखाओ ना, बात तो मेरे से करो ना। शिवरात्रि को दिन भर मैं उपवास करती थी, पानी भी नहीं पीती थी, और रात भर भी जागती थी। इतना बहुत मानती थी शिव जी को। जी। मगर ध्यान के बारे में जब तो मुझे कुछ भी नहीं पता रहती थी। पढ़ाई करती थी तो पढ़ाई में ऐसा मन शून्य हो जाते थे और एस्ट्रल ट्रैवल हो जाते थे। मगर जब नहीं पता था कि मैंने एस्ट्रल ट्रैवल की, वो आँख ऐसा बंद होती थी, कहाँ कि मैं खो जाती थी, मुझे पता नहीं। वो नींद तो नहीं था, मुझे पता है। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी और 10 बजे को भूल जाती थी। अपनी फ्रेंड्स को बोलती थी कि तुम लोगों ने 4 बजे नहीं पढ़ना चाहिए। अरे तुम तो पागल है, पढ़ना ही तभी। जी। नहीं रे, मेरे को तो ऐसा हो रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहती थी। अच्छा, दिन में पढ़े तो मन शून्य हो जाती थी, आंख बंद हो जाती थी, कहीं एस्ट्रल ट्रैवल हो जाती थी। मैं मम्मी से बोली थी, मैं कहाँ की चले जा रहे हैं, नहीं तुम नींद में कुछ सपना देखे होंगे, ऐसे बोलती थी। तो यहाँ अभी मुझे पता हो रहा वो एस्ट्रल ट्रैवल है। जी। पढ़ने में बहुत शौक थी मगर छोड़ दी। खेलना और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत तेज़ थी मैं। गाना गाना, डांस करना, बचपन से ही एक गैंग रहती थी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्कूल में भी। जी। क्योंकि अभी पिरामिड मास्टर बनना है ना, ट्रेनिंग बचपन से ही हुआ है। कुछ स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चरल कॉम्पिटिशन्स अगर है तो
हमारी हेड मिसेस प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बुलाती थी जी टीचर्स से पहले मुझे बुलाती थी जी क्योंकि सारी स्टूडेंट्स के साथ इतना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा से रहते थे जी और मुझे पता था कौन अच्छा से खेलते, कौन अच्छा से गाते, कौन अच्छा से डांस करते, उन सभी को मैं चुनना है मुझे। तो उनको पता है ये जस्टिस अच्छा से करेगी। बहुत ट्रूथफुल से रहती थी मैं, बहुत सच्चमान से रहती थी। एक झूठ कभी भी नहीं बोलती थी जी। उसी में ही मैं मानती थी यही है भगवान। अच्छा ऐसा रहती थी मेरा बचपन में। डिस्ट्रिक्ट में एथलेट्स में भी फर्स्ट रहती थी। जी हमारे ड्रिल टीचर बोलती थी इसको अच्छा सा एथलेट बनाओ, और टीचर्स बोलते थे उसको डांस सिखाओ, संगीत सिखाओ। संगीत का 3 गुरु हो चुके हैं। अच्छा सभी लोग अल्फ़ाबेट्स तक सिखाए और चले गए क्योंकि मैं संगीत विद्वांस नहीं बनना है। अच्छा। मेरी जन्म की प्रणालिका में है ना, मुझे पिरामिड मास्टर बनना है। तो 10वीं कक्षा में ही मुझे शादी कर दिए हमारे पापा और मम्मी ने। अच्छा क्योंकि हमारी बुआ का बेटा है, वो जी रेडी है, वो उसको नौकरी लग गए और पकवाना में उनको बहुत मुश्किल हो रहा, इसलिए तो शादी करना है अभी। चलो, और पापा मम्मी भी मुझसे डरते थे अगर ये बेटी और किसी के साथ प्यार करे और शादी करे तो इंटरकास्ट मैरिज, इसको जल्दी से शादी करके भेज देना, ऐसा समझते थे। मैं भी बोलती थी विदाउट डोरी हमें शादी करना है और मुझे जो भी लड़का अच्छा है वो उसके साथ ही मुझे करना है, ऐसे बोलती थी मैं जी। और मम्मी को पूछती थी अरे दिन भर ये बर्तन मांजना, ये कपड़े धोना, ये पकाना, यही काम है क्या तुमको, और कुछ भी नहीं है? अरे क्या करूँ मैं, औरत लोग और क्या करते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। तो बाप रे, ये कुछ दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, इसकी जल्दी शादी करना। मेरी शादी 10वीं कक्षा में हो चुके हैं जी। मगर एक डिमांड है, एक शर्त है, मैं 3 दिन तक उनको सताए, मैं नहीं शादी करना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है। तो हमारी माँ ने उसको दिल में दर्द आ गए बेचारे को, ये उसको कैसा समझाना। उन्होंने कहा तुम्हारे को पढ़ना है ना, शादी होने के बाद तुम पढ़ सकती हो जी। तो वो शर्त से मैंने शादी की। हमारा हस्बैंड बहुत अच्छा था, उसको बचपन से ही मुझे देखा है। अच्छा अच्छा। मेरा कैरेक्टर उसको पता है। उनका बेचारा एक हफ्ता वो कैंटीन में दिखता था, उनके फ्रेंड्स को एक हफ्ता नहीं दिखता था। जब कैंटीन में दिखता, अरे चली गई तुम्हारी बीवी अपनी माई की घर, हाँ चली गई, 15 साल की बच्ची को शादी करे तो ऐसे होगा। हाँ, वो उन लोग ऐसे जोक करते थे। ऐसा बचपन में मेरा शादी हुआ, मेरा ऐसा जीवन चल रहा था। अभी कॉलेज में जाना है, मुझे डॉक्टर पढ़ना है, तो इधर का कॉलेज अच्छा नहीं है, माई के घर में मैं पढ़ूंगी, तुम आते जाते रहना। ऐसा माई के घर में मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर किया है। जब भी कॉलेज में चैम्पियनशिप, स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में, और दूसरा साल इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर भी मैं ऐसी जाती थी, सब लोग मना किया, नहीं ऐसा पेट रखे कैसा जाओगी, तो क्या ये बहुत पवित्र की बात है। मैं जब कॉलेज में जाने के बाद सब लोग इतना रेस्पेक्ट देते थे, इतना रेस्पेक्ट देते थे। तो ऐसा सेकंड ईयर भी डिलीवरी हो गई एग्ज़ाम्स के टाइम में, वो भी सप्लीमेंट्री लिखी थी। 10th भी ऐसा हुआ, इंटरमीडिएट भी ऐसा हुआ। बाद में और 2 साल के बाद बेटी आ गई, पहले बेटा आ गया। इधर बच्चे बढ़ते जा रहा और मेरा पढ़ाई भी ऐसे जारी रहा। एक्सटर्नल जी, बीएड हो गए और एमए तक पढ़ाए हमारे हस्बैंड ने। साइमल्टेनियसली मेरा सर्चिंग, मैं कुछ बनना चाहती हूँ इस समाज के लिए।
यहाँ जो बर्निंग था बचपन से ही, मगर बीच में तो शादी हो गई। अभी मैं क्या करूँ, क्या करना है? चलो पढ़ाई तो हो गया, इसी में ही टीचर ट्रेनिंग का टेस्ट आ गया जी। चलो लिख तो देखो आते कि तुमको तो डॉक्टर पढ़ना है ना, तुम टीचर ट्रेनिंग में ज्वाइन होके घर में बैठ के अच्छा से मेडिसिन की प्रिपेयर करो। मगर वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट है जी। अटेंडेंस 100% रहना चाहिए। अच्छा। टीचर ट्रेनिंग भी हो गया है, टीचर का जॉब भी मिल चुके हैं। अच्छा, वेरी गुड। एक्चुअली मेरा एम था मेडिसिन। अरे टीचर का नौकरी कौन करेगा, मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कुछ लोक कल्याण, समाज के लिए कुछ करना है तो केवल डॉक्टर ही करते, ऐसा रहता था ऐसा मेरा में आता दिमाग में। तो इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नौकरी नहीं करना। मगर नौकरी तो लग गए। चलो बच्चों के साथ गुजारना बहुत अच्छा, तुमको तो अच्छा लगता ना, अरे जाके तो देखो। हमारे हस्बैंड ने समझाए चलो जाएंगे। तो बच्चों के साथ मैं इतना एंजॉय की। मेरी गाना सुनाना, कहानियाँ बोलना बच्चों को, उनके साथ नाचना, ऐसा टाइम गुजरती थी। और साइमल्टेनियसली ढूंढती रही मैं, ये भगवान को पूजा करो, वो भगवान को पूजा करो। मुझे यही क्वेश्चन आती थी, मेरी बच्चों को किसके बारे बताऊं, कौन सी भगवान को। मैं सबको माना बोलती थी, जीसस को मानो, अल्लाह को मानो, तुमको जो भी चाहे वो भगवान को मानो। मगर ये भगवान जो भगवान ही है, अपन से ज़्यादा है, उनको मानना चाहिए, सच्चाई से जीना चाहिए, वरना उनको गुस्सा आ जाएगा। ये तो बोलती थी। और ये बच्चा को कैसा पालना मुझे, इसलिए मैं उनको ले जाती थी सज्जन सांगच में। पहले कल की धर्म, ठीक है, वो हो गया, उसमें मैं जितना चाहती थी ज्ञान वो नहीं मिल पाई मुझे, तो ढूंढती रही। तब सिद्ध समाधि योगा, ऋषि प्रभाकर जी, ही इज़ द फाउंडर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी चले गए। उसमें ऋषि प्रभाकर जी जो भी ज्ञान देते हैं, फिर भी मेरा ऊपर उधर भी उसी का ऊपर फोकस, ये ऐसा कैसा ज्ञान बोल रहे जी। हाँ, हमको क्यों नहीं आता, वो क्या किया तो इतना अच्छा सा ज्ञान दिया, उससे आ रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं बन सक रही हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है वो नहीं बता रहे उन लोग, वो भी छोड़ दिए। मगर हमारी बच्चों को इतनी बचपन से मैं एक काम अच्छा से किया है, सज्जन सांगच में ले जाना। कल की धर्म, सिद्ध समाधि योगा, बाद में आ गया प्राणिक हीलिंग। ऐसी ढूंढती रहती थी मैं जी, क्या है, मुझे क्या करना है। जो भी काम कर रहा है इधर सेटिस्फैक्शन नहीं है जी। जो भी काम कर रहा, इसी में डिसीजेस भी आ चुके हैं। अच्छा। अल्सर आए एवरी मंथ, एंडोस्कोपिक टेस्ट जी। जिधर भी जाओ, कौन सा डॉक्टर तो के पास भी जाओ, उनको क्या पता है क्यों आते हैं डिसीजेस। मैं पूछती थी भगवान को, तुम कौन है, हमको पेट की दर्द क्यों दिया है। अच्छा। उनको पूछती थी मैं, तुम कौन हो, मुझे अल्सर क्यों दिया है। अरे सब लोग इतना अच्छा है, मैं कोई भी बुराई नहीं की ये जन्म में, मुझे क्यों इतनी छोटा सा उम्र में अल्सर क्यों आए। मुझे कुछ भी खा नहीं सकती, अच्छा, मिर्ची खा नहीं सकती, अचार खा नहीं सकती, मिर्ची बज्जी खा नहीं सकती, मुझे बहुत पसंद थी अचार खाना। हाँ, क्यों ऐसा हो रहा। भगवान के साथ लड़ती थी मैं। संतोषी माता का व्रत भी करती थी, 2 बार तिरुपति जाके बाल भी दे चुके हैं। अच्छा। बालाजी को, फिर भी मेरा पेट का दर्द कम नहीं हुआ। तो जब 2004 में मेरा एक फ्रेंड, उनका घुटनों में कुछ दर्द आते थे, वो कम हो गए जी। उन्होंने बताया कि अरुणा ज्योति, तुम पिरामिड मेडिटेशन क्यों नहीं करती हो जी, जाओ ध्यान करो, ध्यान सीख लो। तो हर एक महीना एंडोस्कोपिक टेस्ट करती थी ना,
वो महीना भी ऐसे ही चले गए हैदराबाद एंडोस्कोपिक टेस्ट करने के लिए। हम जाते वक्त ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, हमारी बेटी पढ़ रही है बोर्ड्स, साइड का बोर्ड्स होते ना शॉप्स का, वो पढ़ रही थी कि मेहदीपट्टनम में पिरामिड मेडिटेशन सेंटर बोलकर, वो मिल गया समझी मैं। तो आते वक्त वापस में मैं और हमारा हस्बैंड दोनों उतर के बच्चे चले गए। तो हम लोग अंदर गए, ऐसी हॉल था, अच्छा से पिरामिड्स लगा के हैं, मगर उधर कोई नहीं है। एक 12 साल का बच्चा था। मैंने पूछ ली वहाँ बच्चा को, बेटा इधर कोई गुरु है, हमको कुछ दीक्षा देगा? अपन को तो वही ट्रेंड पता है, दीक्षा का ही ट्रेंड पता है। हाँ, गुरु का ट्रेंड है अपना, और कुछ दीक्षा का मंत्र जप का पता, वही ट्रेंड है अपना। तो बच्चा हंसने लगा, आंटी कोई नहीं है, सभी लोग लंच को चले गए, मैं हूँ ना, आपको बताती हूँ, तुम बताएगा? हाँ हाँ मैं बताऊँगी, बैठ जाओ। बैठ गए, अच्छा से पोस्टर लगवाया, उंगली में उंगली रखो, पाम अच्छा से क्रॉस करो, बैठ गए। आँख बंद करिए और कोई भी मंत्र जप नहीं है बोल रहे। अरे बिना मंत्र के कैसा होगा, ये भी तो कोई स्पिरिचुअल है। वो हंसने लगा, हाँ माँ मंत्री नहीं, अब कोई देवी और देवता को भी सामने नहीं रखना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। नो बालाजी, नो शिव जी, नो राम जी, नो साईं बाबा, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं। आप अपनी सांस को देखिए, आने वाला और जाने वाला, भीतर और अंदर, उसको देखिए। उसको देखने से क्या होगा कि आपको पता हो जाएगा जी। अपनी आंख बंद करके बस उसको देखिए, सोच विचार आ गए तो कट करते हुए फिर उससे देख लीजिए। तो जब मैं सोहम वो करती थी, अच्छा। मैं 5 मिनट तक वही किया, सोहम। ये बच्चा को कुछ भी नहीं पता नहीं होगा। हाँ, अरे मंत्र जप नहीं है बोलते हैं, और कोई देवी देवता, बिना देवी देवता स्पिरिचुअलिटी कैसा होगा, ऐसी समझती थी। तो बाद में 5 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा, अरे कुछ नया तो सीखने आ गई। तो उन लोग जो भी बोल रहे वो मुझे करना है, करे तो ना उसका प्रतिफल क्या है, आपको उसका पता चलेगा, समझेंगे कि क्या उससे उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या है, हमें पता हो जाएगा जी। तो बैठ गई मैं, अभी चुपचाप से बैठ के मेरी सांस को देखती रही। विदिन 5 मिनट्स मैं खो गई कहाँ की। वेरी गुड। 45 मिनट्स, मुझे ऐसा लगा अब कि 5 मिनट। बाद में बाहर आने के बाद मुझे अलौकिक आनंद, वहाँ बोलने की शब्द नहीं है कोई बोलने के लिए। हाँ जी, मुझे लगा हाँ यही तो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे यही तो चाहिए। इतना अलौकिक आनंद, इतना माइंड फ्रेश, इतना एनर्जेटिक, मुझे और बोल नहीं पा रही मैं। वो बच्चा पूछ रहा था, मैम कैसा लगा? अरे 5 मिनट तो ऐसा लगा, हम कितनी देर तक बैठ गए? 45 मिनट्स बैठ गए मैम। अच्छा, बाप रे, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं, बहुत अच्छा लगा। जब से शुरू हुआ ध्यान आज तक मैं पीछे नहीं देखी मैडम। ये छोटा बच्चा मुझे क्या सिखाएगा बोलकर शुरू में थी जी, जब बैठने के बाद पता हो गया कि बच्चा भी गुरु है। मेरा बच्चा 12 साल उम्र का वही बच्चा है मेरा गुरु। दैट इज पिरामिड मेडिटेशन। तो वहाँ से शुरू हुआ, आज तक मैंने पीछे नहीं देखा जी। तो जब भी मेरा माँ की देहांत हो चुके थे, पापा अकेला था, मैंने समझी पापा को भी यहाँ सिखाना। डॉक्टर सत्यनारायण मूर्ति अपनी PSSM में बहुत बड़ा पिरामिड मास्टर है, चिकित्सालय में रहते हैं। 3 दिन का आत्म शिक्षणा प्रोग्राम देते हैं उन्होंने, पापा को वहाँ भेज दिए। अच्छा। तो 3 दिन उन्होंने अच्छा से शिक्षित ले चुके हैं। पिरामिड में बैठने के बाद उन्होंने ऐसा समझ रहा कि पिरामिड की ऊर्जा होता है क्या, ये भी कोई ऊर्जा होता है, ऐसा समझ के बैठ गए। बेचारा ऐसा हिलने लगा कि इतना ताकत से वो ऊर्जा बह रही थी उनके अंदर, ऊर्जा बह रही थी। वो रुक नहीं पा रहा जी, एक पल भी रुक नहीं पा रहा। जब उन्होंने पिरामिड को क्षमा मांगे और
प्रॉमिस भी किया कि मैं भी एक पिरामिड निर्माण करूँगा। अच्छा। तब वो रुक गया ऊर्जा, तो उसको महसूस हो गया। और हमारी माँ मैसेज दे चुके हैं, आज से तुम अकेला नहीं हो, सारी दुनिया तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो आने के बाद सेंटर खोला है, पापा अपनी घर को एक सेंटर बना दिया और अच्छा से एक पहला पिरामिड करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में पहला पिरामिड उन्होंने आपके घर पर ही बना। हाँ जी, हमारे घर का ऊपर निर्मित हुआ है। बाद में विदिन 1 मंथ में हम लोग पत्री जी का प्रोग्राम भी लगवाया। जब पत्री जी ने हमें देखा, एक ही बात कहा उन्होंने, मैंने तुमको पाया। अच्छा। तब मुझे लगा हाँ मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ करना है। तो आपने अपने जीवन में मतलब कि पत्री जी को ध्यान के बाद मिले आपने उस बच्चे से ध्यान सीख लिया और लोगों से भी समझ लिया। आप उनसे काफ़ी देर बाद मिले पत्री जी से। हाँ जी। तो आपका वो अनुभव भी शेयर करिए। हाँ, जब पहली बार पत्री जी को मिला है, कहाँ मिला, पापा का यहाँ 3 दिन का शिक्षण होने के बाद पापा का ट्रैकिंग आ गया तिरुपति में पत्री जी के साथ। अच्छा। वहाँ को पापा को भेज दिए। मैं तो नौकरी में हूँ ना जी, सरकारी का टीचरी कर रही हूँ मैं, तो पापा को भेज दी। उन्होंने अच्छा से धूप में ध्यान करवाया और जंगल में ध्यान करवाया, बारिश भी आए थे, पानी में ध्यान करवाया। पापा को बहुत नेचर माने बहुत पसंद करते थे, उसको अच्छा लगा। ट्रैकिंग होने के बाद कर्नूल में ध्यान महायज्ञ होते हैं। अच्छा। 3 दिन के। चलो जाएंगे कह दिया पापा। हम तीन दिन के लिए वहाँ चले गए। पहली बार जब मैं उधर पत्री जी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा एक डायमंड के जैसे, सब लोग सेकंड दे रही मगर मेरी अंदर से सेकंड नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं और भी शुद्ध होना, इतना परिशुद्ध आत्मा मैं उसमें देख रही हूँ, परमात्मा को देख रही हूँ। तो परमात्मा का सेकंड देना माने मुझे भी ऐसा होने के बाद ही मैं दे दूँगी। क्या पहली बार मैं देखती बैठ गए, मैं सेकंड नहीं दे दी, नहीं दिया, मगर अंदर से कुछ मैंने बहुत फील हो गए, मैं नहीं दे पाई, मैं और भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसी समझी। ऐसा पहली बार पत्री जी को देखी दूर से, मगर सेकंड नहीं दी, उसके पास भी नहीं गए। विदिन 1 मंथ में करीमनगर में मेडिटेशन का प्रोग्राम लगवाया। अच्छा। डॉक्टर सत्यनारायण मूर्ति के साथ जी। जब पत्री जी आ गए, आने के बाद पत्री जी ने मुझे बाजू में बिठाए, बोलिए मैडम। तो मैंने कहा सर मुझे स्पिरिचुअल जर्नी, पहले कल की धर्म, सिद्ध समाधियों का, प्राणिक हीलिंग ऐसा चलता रहा, मगर मेरा जो नज़र, मेरा फोकस उनका गुरु का पास रहते थे। मैं क्यों ना बने गुरु, ऐसा ज्ञान मैं क्यों ना बोल सकी हूँ, उनकी किताब पढ़ के मैं क्यों ज्ञान देना, मेरी अंदर से ज्ञान क्यों नहीं आते। मेरा नज़र उसको ऊपर ऐसा रहते थे। इसी में पिरामिड मेडिटेशन मिला है। 12 साल का बच्चा मुझे सिखाया मेडिटेशन। हाँ, तो बाद में और पत्री जी से और भी एक पूछी मैं, जब मैं मेडिटेशन में बैठे तो इतना अनुभव नहीं आते, फिर भी मैं आपको क्यों मान रही है जी। ऐसा देखा, बड़े बड़े आँख है। फिर बाद में कुछ भी नहीं पता, ऐसा समझ लेना, ऐसा है उसका एक्सप्रेशन। तो 1 हफ्ते के बाद मुझे पता हो गया। यहाँ प्रश्न का आंसर, ध्यान जगत की मैगज़ीन में एक सेंटेंस ऐसा है कि एक लता मंगेशकर के बारे में एक किशोर कुमार को पता हो जाएगा जी, एक सचिन के बारे में एक गावस्कर को पता हो जाएगा। वैसे ही एक शिष्य के बारे में एक गुरु को पता हो जाएगा जी। मुझे ऐसा लग गया, हाँ मेरे बारे में ज़रूर पत्री जी को पता है। और जाते वक्त उन्होंने कहा मैंने तुमको पाया जी। हाँ, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग की देख रही ना, सब लोग ध्यान सबको सिखाते हैं। हाँ, मैंने शुरू करने के बाद विदिन 3 मंथ्स
मेरा सारी की सारी डिसीजेस चला गया। चली गई। मेरी पेट की दर्द कब चले गए पता नहीं। जी। मैं जो भी सीखती थी सबको सिखाती थी। मेरा एक अच्छा सा आदत था, जब कल्कि धर्म और सिद्ध समाधि योगा प्राणिक हीलिंग करती थी, मेरी कलीग्स और मेरे परिवार को सबको ले जाती थी। ठीक है। चलो आ जाओ, कल्कि धर्म अच्छा है, चलो आ जाओ, सिद्ध समाधि योगा अच्छा समाधि है। अच्छा है। बेचारे सब लोग आते थे, हाँ ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जी। अभी हमारे पुराने दोस्त लोग फ़ोन करके पूछते, अरुण ज्योति मैम अभी क्या पकड़े हैं? पिरामिड मेडिटेशन पकड़े हैं, ये बहुत अच्छा है, सीख लो। अरे और कितना पकड़ते रहे? नहीं, मेरा मकसद आ गए, मेरा प्रणाली का मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया है। जी। यही है मेरा लक्ष्य कि ध्यान सबको सिखाना। जब मैं ध्यान में बैठने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से मुझे कॉल आया था गाना गाने के लिए। जी। जब मैं गई तब मुझे गाना गाने की मौका नहीं मिला। मेडिटेशन में आने के बाद जब मौका मिले तो मुझे गाना गाने की पसंद नहीं है। अच्छा। तो सभी दोस्त लोग, घर के लोग हमको बहुत प्रेशर किया जाने के लिए, गाने के लिए, मगर मेरी मन में इच्छा नहीं थी, मुझे गाना गाने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं गाऊंगी। तो सब लोग गुस्सा करे, अरे एक गाना तक गाओ। नहीं, क्योंकि मैं जोर से नहीं पकड़ी ध्यान को, जब भी तो शुरुआत है ना, अगर मैं उसमें चले गई तो कैसा? नहीं नहीं नहीं, मुझे परमात्मा को पकड़ना है, मुझे गाना वाना नहीं है, मैं मेडिटेशन में गाती हूँ बस, नो फिल्म इंडस्ट्री। तो सब लोग डांटने लगा। मैं बैठ गई, जोर से बैठ के पूछने लगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ? ढूंढती रही, उधर जा रही, इधर जा रही, ये ऑर्गेनाइजेशन जा रही, वो ऑर्गेनाइजेशन जा रही, और आर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स कर रहे, हाँ, टीवी में कुछ डबिंग बोल रहे, मदर कैरेक्टर्स एक्टिंग कर रहे। अरे तुम्हें चाहिए क्या? हमारे फ्रेंड्स पूछते थे, ये अरुणा ज्योति उसकी जो मन में आती है वही करती है। हाँ, मेरी मन में जो आती है मैं करती हूँ। जी। तुमको लोगों का परवाह नहीं है, ये दुनिया की परवाह नहीं है, उन लोग हंसते बोलकर तुम सोचती नहीं। जी। अरे तुम्हारा क्यों परवाह करूं? अगर मैं नए करे तो मुझे इधर से अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। कुछ चुभती रहती मुझे अंदर। जो काम करना है तो करना ही है, जो भी मन में आते हैं मैं करती हूँ बस। ये तो आपको कोई नुकसान तो नहीं है ना दुनिया का। दुनिया के लिए मैं नहीं जी रही हूँ, मैं मेरे लिए जी रहा हूँ। तो जब भी से मुझे मैं मेरा अंदर जर्नी करना बोलकर जब भी समझ आ हाँ समझ गए, अभी समझ में आ रहे, जब समझ में नहीं आती थी। मगर कोई बोलने पर भी मैं परवाह नहीं करती थी। मैं तो सच्चाई से हूँ, क्यों डरना है किसी से, है ना? तो वही बोलती थी मैं क्यों डरूं? मैं मेरी जीवन मेरी इच्छा से जीऊंगी। कोई तो भी डरते क्या, लोगों ऐसा हंसते बोलकर, लोगों की कोई परवाह नहीं मुझे। कि आपका जैसे शुरू में था कि आप शिव से और अपने में बात करना चाहती थी, एक कनेक्शन फील करती चाह रही थी, जो तो आपकी पति जी को मिलने के बाद वो चाहत कुछ हद तक पूरी हुई। ज़रूर, वो अलौकिक आनंद ध्यान में बैठे तो जी, वो बोल नहीं पा सकते, मैं वही मुझे समझ गई, यही है कनेक्शन परमात्मा का, परमात्मा और आत्मा का कनेक्शन जो यही है। मगर कोई विजन नहीं आती थी, मगर कोई आवाज़ नहीं सुनाती थी, मगर ऊर्जा तो मैं महसूस करती थी। जी। और मेरी स्थिति में अलौकिक आनंद जी आती थी। और जब मेरा डिसीज़ पूरा चला गया, मैं चुपचाप से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मैं एक सरकार टीचर हूँ। मेरी स्कूल में बहुत स्लम एरिया से बच्चे आते हैं। अच्छा। उन लोगों को ये सिखाना है। बेचारे हॉस्पिटल गए तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, बहुत पैसे खर्चा होते हैं। पैसा खर्चा होना, समय का खर्चा होना उनका। इसीलिए मेरे बच्चों को ये ठीक है। जब मेरी बच्चों को यहाँ मेडिटेशन सिखाया तो मुझे महसूस हो गया कि मेडिटेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ द मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। बच्चों को बचपन से सिखाए तो उन्हें क्या अच्छा है क्या बुरा है उनकी अंदर से पता हो जाएगा, अंदर से पता चले। क्योंकि मेडिटेशन में अपन कनेक्ट होते हैं अपनी आत्मा के साथ, अपनी परमात्मा के साथ। जी।
जब तक अपन मन के साथ जीते रहते हैं, मन क्या बोलती है, दुनिया को देखो बोलते हैं, दुनिया में देखो तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं, तुम्हारे भैया कैसे हैं, आजू बाजू लोग कैसा है, कंपैरिजन हमेशा, बाहर की कंपटीशन, दुनिया में, हमेशा बाहर की दुनिया में ऐसे जीते थे। अरे उन लोग को देखो, इन लोग को देखो, उन लोग कैसे कमाया है, उन लोग कैसा कमाया है। वही बात हम तो घर में करते हैं, बच्चे भी उसी का ऊपर फोकस करते हैं। हाँ, वही सी अपनी बाल बच्चे को हम कैसा पाला और पोस रहा, जी कि अपने वैल्यूज़ के बारे में बता रहे हैं अपन बच्चों को, नहीं बता रहे। कमाने की बातचीत हो रहे, घर में पैसों का बातचीत हो रहे, कौन सा डिग्री पढ़े तो अच्छा नौकरी मिलेगा पैसा कमाने की, इसका ऊपर फोकस हो रहा अपना। जी बच्चे भी ऐसे बड़े हो रहे, मगर मैंने जो भी किया है वो अच्छा से किया है कि बच्चों को बचपन से स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में ले जाना, जहाँ डिवाइन ऊर्जा होती है उधर ले जाना बच्चों को। अच्छी बातें उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड से सुनते थे जी, ऐसा हमारे बच्चे ने बढ़ते जा रहा। वैल्यूज़ को अपन इम्पोर्टेंस दे रहे, कैसे लोगों को अपन अपना घर में इन्वाइट करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ दोस्तान करना है, कैसे लोगों को अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है। जी जो लोग मोरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंट देते हैं, जी, यहाँ फिजिकल लाइफ को नहीं, वहाँ पैसा को नहीं, पावर को नहीं, ऐसा लोगों के साथ अपना दोस्तान नहीं है जिसने इंसान के जैसे रहते हैं, डिवाइनिटी के साथ रहते हैं, वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके साथ अपन दोस्तान करना चाहिए। ये मुझे पता हो जाती रहती है। ऐसा मेरे बच्चों को मैं बचपन से इतना अच्छा से एटमॉस्फेयर दे चुकी हैं स्पिरिचुअलिटी का। तो जब मैं संतोषी माता का व्रत करती थी, उसकी उद्यापना करना है, मगर ध्यान में आने के बाद पत्री जी का यह स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपो दीपो भवा, माने सेल्फ डेवलपमेंट। मैं कैसी इंसान हूँ, मुझे लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम। हर एक प्राणी को लिबर्टी चाहिए जी, विदाउट लिबर्टी, विदाउट स्वेच्छा, विदाउट फ्रीडम कोई भी प्राणी इस दुनिया में आनंद से नहीं जी सकती है ना। तो पत्री जी का यहाँ अपो दीपो भवा, पत्री जी ने कहा गौतम बुद्ध का यहाँ आनापाना सती ध्यान। और जब गौतम बुद्ध का शिष्य देहांत होने वाला बुद्ध से पूछते हैं, हे गुरुवर्य आप तो कल अपनी देहांत कर रहे, मुझे संदेश दीजिए। जब बोलता गौतम बुद्ध ने अपो दीपो भवा, सेल्फ डेवलपमेंट, अपना खुद, अपना ज्योति को खुद प्रज्वलित करिए, और अपना जो भी डिसीज़ है खुद उसको कम कर लो। तुम कम कर सकते हो, जो भी समस्या है कौन सा तो भी उसकी परिष्कार तुम्हारी अंदर ही है जी, कोई भी तुम्हारा परिष्कार नहीं करेगा जी। क्योंकि यह कर्म भूमि है, अपनी कर्म की वजह से अपना जीवन होगा जी। जब ध्यान में आने के बाद मुझे पता हो गया जी, पहले मैं भगवान से लड़ती थी, मेरा पेट का दर्द क्यों है, मुझे अल्सर तुमने क्यों दी जी, मगर जब पता हो गया कि अपनी कर्म अपनी नसीब अपन खुद लिखते हैं, नसीब खुद लेते हैं अपना, है ना जी। तो पिछले जन्म में अपनी जो भी किया है, अच्छे और बुराई काम, पाप और पुण्य कर्म की वजह है ये जन्म। जब मुझे पता हो गया तो जब से मेरा जीवन को मुझे बदलना है, तो फिर कैसा है, ध्यान के माध्यम से। ध्यान मुझे इतना अच्छा से मिला है, एक संजीवनी के जैसे जी। अपना जो भी नसीब हम तो लिखा है ना, उसको फिर अपन अच्छा से लिख सकते अपनी नसीब को। तुम्हारी इच्छा से अपना जीवन को बर्बाद करना है, तुम्हारी हाथ में है। तो आनंददायक बनना है तो वो भी अपनी हाथ तुम्हारे में हाथ है। में, वो भी ये तो समझ गए,
वही तो है अपो दीपो भवा। तो जब मुझे पता हो गया कि यहाँ ध्यान कंपलसरी बच्चों को स्कूल में बोलना चाहिए, जी। तो सरकारी स्कूल में यहाँ ध्यान को मैं शुरू किया। कुछ लोगों ने अपोज किया हाँ, तो मैंने पूछे ये हवा कौन सी कैस्ट के लिए है, कौन सी रिलीजन के लिए। तो यहाँ हवा कोई तो देख रहे ना। जब उन लोग चुपचाप से बैठ गए, बाद में उन लोग भी सीख लिए हैं ध्यान। तो फिर यहाँ मेडिटेशन करने के बाद एक बच्चा, वो 9th क्लास पढ़ते थे, आफ्टर मेडिटेशन उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस ऐसा बताया कि माँ जी मेडिटेशन में क्या मैं इतना छोटा सा बन गया और मेरे अंदर चले गए और मेरा पूरा नर्वस सिस्टम देख चुके हैं, किडनीज फंक्शनिंग, हार्ट बीटिंग, ब्रेन फंक्शनिंग, वाह, ऑल द एनाटॉमी मैं देख चुकी हूँ। मैडम ये कैसा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो दैट इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन। ऐसे बच्चों का बहुत अच्छा से अनुभव आते थे। और आउट ऑफ 40 मेंबर्स 20 मेंबर्स हिमालय को देख चुके हैं। वेरी गुड। उसमें से बच्चे ऐसे बता रहे थे कि मैडम उधर चल रहे तो स्नो इतना ठंडा लग रहा, नरम नरम लग रहा, मेरा पाम तो अंदर चले जा रहा। उधर का फूल मैं तो किधर भी नहीं देख चुके हैं। और एक बच्ची बोल रही थी मैम बेर ब्लैक कलर होते हैं, उधर वाइट का देखी हूँ मैं। अच्छा। और एक बच्ची ने कहा मैम एक ऋषि आ गए और मेरी हाथ पकड़े, मैंने डर के मारे आ गए। तो ऐसा इतना अच्छा से अनुभव आते थे। और एक बच्ची थी, वो अपना क्वेश्चन पेपर, कल का क्वेश्चन पेपर आज ध्यान में देखती थी। अच्छा। अपनी थर्ड ए के साथ। और कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि अपनी कलाएं, अंदर का जो भी कला है बाहर निकालते थे, अच्छा से ड्राइंग करना। एक बच्ची क्या पोएम लिखना शुरू किया है। वेरी गुड। 7th क्लास किया है। अच्छा अच्छा। माने मेडिटेशन इज नथिंग बट वी आर इंक्रीजिंग आवर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो आपको कितना सुख मिलता होगा। बहुत बहुत अपने आप वो डिसिप्लिन सीख लेते। जब टीचर को बहुत आसान होगा जी। हर दिन वो ध्यान करते रहे, उनका सोच विचार पूरा चला जाएगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। आसान से सीख सकते हैं उनके लेसन्स। एकेडमिक स्टडीज सुनने में ही 95% उन लोग सीख सकते, क्योंकि इधर कोई भी सोच विचार नहीं है, एम्प्टी हो गए माइंड। पहले क्या, इधर को कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मिस्चीवियस बच्चे, इधर ध्यान दिया, उधर ध्यान, इधर उधर ध्यान करते थे और बच्चों को डिस्टर्ब करते थे। अभी तो ऐसा कोई भी नहीं है, सारे ही एक जैसे हो गए। हाँ जी। और बच्चे क्या बुराई है क्या अच्छा है वो बचपन से ही समझते थे। एक बीज को अपन ज़मीन में डालते, उनको नहीं बोलते कि आ जाओ, बोलते नहीं, एक पत्ता दे दो, 3 पत्ता दे दो, एक शाखा दे दो, बोलते एक डाली डालो, नहीं पहुँचते। वो अपनी आप हाँ। एक पौधा होते हैं, एक झाड़ होते हैं, एक वटवृक्ष होते हैं, फल देते हैं, विश्व कल्याण करते हैं। वैसे ही अपने बच्चों को भी अगर ध्यान बचपन से दिया जाए तो हाँ, तो उनको बुराई क्या अच्छाई क्या, कैसा रहना, कैसा देखना, कैसा बात करना, कितना देर तक टीवी देखना, कैसा खाना, ये सब कुछ हमने हमारा अपना गुरु समझ आ जाता है। हाँ, सब कुछ सिखाया है। तो बच्चों को फिर मेडिटेशन सिखाए तो अपने आप सब कुछ उन्हें पता हो जाएगा। ऐसा एक टीचर होने के नाते मैं स्कूल में बच्चों को अच्छा से मेडिटेशन सिखाने से बहुत अच्छा से रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। बाद में मुझे ऐसा लगा क्योंकि यहाँ तो कम लोग हैं, मुझे और भी दुनिया भर जाके सभी लोगों को यहाँ मेडिटेशन सिखाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं जी, सब कुछ है फिर भी दुख में जी रहे सभी लोग। कैसा जीना उन्हें पता नहीं हो रहा। ओशो जी क्या कहते हैं, जीवन को त्योहार बनो जी। जब हम सबको देखें तो पिरामिड मेडिटेशन जो भी करते हैं वो सभी लोग अपना जीवन को त्योहार बनाते हैं, हर क्षण हर पल त्योहार ही मनाकर चलते हैं। तो फिर बाकी लोगों को देखें तो
उनको भी अपन ये सिखाना है ना, उनको भी, वो भी अच्छा से रहना, आनंद से रहना, तंदुरुस्ती से रहना। ऐसी समझती थी। जब मैं बैठ के एक बार पूछ लिया मेरा विश्व कल्याण, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है जी। जब फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए मेरा प्रेशर हुआ तो मैं बैठ गई, अरे इन लोग प्रेशर कर रहा, मगर मेरा तो इच्छा नहीं हो रहा ना। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, क्यों आई मैं इस दुनिया में, जी। मुझे क्यों गाना गाने की शौक नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा। तब विश्व कल्याण बोलकर एक लाइन स्क्रोलिंग के जैसा ऐसा जा रहा था। आपने बिल्कुल उनको खुली आंखों, जैसे बंद आंखों में खुली तरह देखा। हाँ, अच्छा से देखी मैं। पहली बार वो मैसेज था मेरा, तब मैंने समझी यस दिस इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। जब दूसरे लोगों को मेडिटेशन सिखाए तो उनको बहुत अनुभव आते थे जी। उनकी आंखों में आनंद देखे तो मेरे मन में इतना आनंद परमानंद ब्रह्मानंद, उससे और भी क्या होगा। यस यही है मेरा काम और यही भी मेरा कुछ नहीं पर्पस है। जी। तो बाद में 2014 में मेरा रिटायरमेंट से पहले 8 साल से पहले मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हूँ। अच्छा, वेरी गुड। लेते ही विश्व ने मुझे एक बहुत सा बड़ा काम दे चुके हैं। वो है कि भारत में ही पहली बार पुलिस लोगों को मेडिटेशन अपन PSSM के द्वारा अपन सिखाए हैं। वेरी गुड। 3 महीने मैडम, बहुत अच्छा। 3 महीने तक बालकृष्ण सर ने, उन्होंने अपनी गाइडेंस में यहाँ 3 महीने का प्रोग्राम हुआ था। जी। एक टीम 100 मेंबर्स होते थे ऑन ड्यूटी में, वो भी अच्छा। सुबह 9 बजे आते थे, शाम 5 बजे तक यहीं रहना उनको। हम लोग क्या सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, 4 घंटे तक मेडिटेशन करवाते थे। जी। रोज़ एक पिरामिड मास्टर आते थे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अन्नपूर्णा मैडम थी, उनकी वजह से वहाँ हुआ है यहाँ प्रोग्राम। उन्होंने देख चुके हैं इतनी अच्छा से सेवा करते हैं PSSM के लोग, बिना 1 NP लेते हैं, 1 पैसा भी नहीं लेते हैं, इतना अच्छा सेवा कर रहे हम तो कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं देख चुके हैं। जी। तो हम आपको ऐसा हेल्प करते हैं कि तुम लोगों का ट्रैवलिंग की कुछ फेयर्स देते हैं, नहीं वो भी हम नहीं लेते, तो व्हीकल अरेंज करते, जी। जहाँ भी हो जाके उधर सो के अपना पिरामिड मास्टर को ले आते हैं जी। और ले जाते हैं। ऐसा सर्विस किया है उन लोग। 3 महीने तक उन्होंने सारी पुलिस लोगों का BP और शुगर नॉर्मल आ गए हैं विथिन 1 वीक में। जी। उन लोग बहुत खुश हो गए और हमारे फैमिलीज़ को भी आप ट्रेनिंग करना है। जी। अभी तक भी पुलिस लोग टच है। अपना महिला ध्यान महाचक्र में आ गए हैं, उन लोग आ चुके हैं। वेरी गुड। अभी तक उन लोग साधना कर रहे हैं। ऐसा जब मैं तैयार हूँ, मेरी नौकरी भी छोड़ दी, मेरा बच्चा का भी शादी हो गए, वो अमेरिका में है, मेरे को एक बेटा और बेटी का भी शादी हो गए, उसकी मेरे को एक पोती भी आ गए, उन लोग दिल्ली में रहती हैं। अच्छा अच्छा। बेटी भी काम करती है वर्क फ्रॉम होम, और उनकी सास और ससुरा भी उन्हीं के पास रहते हैं। तो ऐसा मेरा काम भी आसान हो गए हैं। ये काम होने के बाद मुझे और एक मौका विश्व ने दिया है कि ऋषिकेश चले जाओ। पहली बार ऋषिकेश में ध्यान कम हुआ तो हम लोग इधर से 5 जन गए हैं, एक टीम, मैं और 4 लोगों, महिलाएं, सभी लोग, बच्चे हैं, मैं ही बड़ी वाली हूँ, मैं गाइड हूँ उनकी। अच्छा। हाँ, किशोर के पास चले गए। किशोर मास्टर ने, पता है ना आपको, ऋषिकेश में पहली बार जब बुद्ध पूर्णिमा हुआ तो हम लोग 1 महीना पहले गए और उधर सभी लोगों को, एक आदमी को भी नहीं छोड़ दिए, स्लम एरियाज में घूमे और मेडिटेशन करवाएं, अपनी पाम्पलेट देके। झाड़ के नीचे रहते उनको भी नहीं छोड़ दिया हम लोग, सब लोगों को बिठाए और ध्यान किया। तो बाप रे, वो देवभूमि है मैम, देवी और देवता हैं उन सब लोग। इतना अच्छा है, वो ध्यान नहीं करते मगर शिव जी को इतना मानते हैं, गंगा मैया को इतना मानते हैं, बहुत सच्चिमान है।
बहुत सचमान है, मगर उन्हें नहीं पता कि वेजिटेरियन इज करेक्ट। हाँ जी अहिंसा परमो धर्मः नहीं पता है। जी और वो उनकी अतिथि मर्यादा ऐसा था, हम लोग एक बार एक झाड़ के नीचे वालों को मेडिटेशन सिखाए, तो उन्होंने रोटी दे दिए। नहीं हमें नहीं चाहिए, हम लोग मना करें तो नहीं आप हमारे अतिथि है, आगे जाना। हम तो वो भूलते नहीं, जी अच्छा से कहा कि उनको मेडिटेशन सिखाए, तो उनका अनुभव इतना बढ़िया था, बहुत अच्छा था। कितना अच्छा था, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्पीड हो चुके हैं, बहुत तेज हो चुके हैं। जी उधर से आने के बाद अमेरिका चले गए, बेटा वहाँ पे है। जी तो अमेरिका जाने के बाद उधर शांतिश्री मैडम, उनका परिचय हुआ। जी श्रीकांत बोलकर वहाँ भी अपना मेडिटेटर्स हैं, उनका क्लास में एक क्लास भी दे चुके हैं। बाद में यहाँ मैडम का परिचय हुआ, यहाँ मैडम से दत्तात्रेय का अवतार अच्छा श्रीपाद श्री वल्लभ का परिचय हुआ। उन्होंने 13वीं सेंचुरी में एक किताब लिखा है, श्रीपाद श्री वल्लभ का चरितामृत है वो ये युग के लिए 13वीं सेंचुरी में लिखवाया है। उसमें सब कुछ कर्म सिद्धांत है। अच्छा अच्छा कर्म सिद्धांत कैसा होता है, अपन जो भी कर्म करते हैं उसका वजह कैसा निकलता है, इतना बहुत अच्छा ग्रंथ है वो ग्रंथ है। तो वह पारायण फोन से करती थी मैडम ने, उसको संदेश आए थे दत्तात्रेय से, आप उनको पारायण करवाना। तो मिडनाइट से शुरू होते थे जी सुबह 4 बजे तक। हम सोते नहीं थे, घर के लोग गुस्सा करते थे, अरे तुम लोग नहीं सोते, जी बहुत ऊर्जा से रहते थे, नींद की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा 3 महीने तक हो गए। होने के बाद लास्ट डे चैनल हो गया मैडम में। अच्छा श्रीपाद वल्लभ ने, उन्होंने पूछा माता श्री, वहाँ 18 साल का उम्र का रहता श्रीपाद श्री वल्लभ जी। तो उन्होंने पूछा माता श्री आप एक काम करेंगे? ज़रूर करेंगे। तो अभी धरती का ऊपर काम बहुत तेज़ से चलना है जी, आप उसके लिए काम करेंगे? ज़रूर। खून भी बहाना है, बहाएंगे? ज़रूर। सिद्ध है या? हाँ सिद्ध हूँ मैं। जी तब से शुरू हो गया श्रीपाद श्री वल्लभा का पारायण। इंडिया को आने के बाद मैं अभी तक 7 टाइम्स किया है। वेरी गुड। जो लोग भक्ति योग में हैं उनको बिठाना और किताब पढ़ना, ध्यान में बैठाना, बस। वेरी गुड। ऐसा एक कैंसर पेशेंट अपनी कैंसर को कम कर ली, जी उनको क्या ध्यान ही सिखाते हैं। अपन इधर कोई पूजा वाजा नहीं होते, वहाँ श्रीपाद श्री वल्लभ किताब पढ़ते हैं, पारायण करते हैं, उसमें जो भी कर्म सिद्धांत रहते हैं उसके बारे में समझाते हैं। सब कुछ वही ज्ञान तो है अपन जो भी PSS में सीख चुके हैं, मगर ध्यान तो ज़रूर करवाते हैं। ऐसे जो लोग भक्ति योग में आते हैं उन लोग ध्यान करने के बाद जब एक्सपीरियंस आते हैं ना तो वो छोड़ सकते हैं, अनुभव ही ज्ञान होगा। जब ध्यान सीखते हैं वो छोड़ते नहीं, चलो पिरामिड मास्टर्स बन जाते हैं। ऐसा जो लोग भक्ति युग में रहते हैं उनको श्रीपाद श्री वल्लभा का चरितामृत के माध्यम से ध्यान सिखाना, ऐसा वेरी गुड। साइमल्टेनियसली दोनों साथ साथ चलते हैं और आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जाते हैं। स्त्री समाज को बहुत पिछाड़ के रखा था कि नहीं, स्त्री जो है वो इसको आगे नहीं लेके जा सकती, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो गुरु हैं, जो संत हमने देखे वो पुरुष रूप में ही देखे। तो आप स्वयं एक स्त्री हैं और आपने स्त्रियों के लिए कुछ काम किया क्या? ज़रूर बताऊंगी मैं जी। आप इतना अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। मैं बचपन में पूछती थी मेरी माँ को जी। वो कुछ बुराई मानती थी, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना जी। मम्मी तो ऐसी सोचती थी, नहीं तुम ऐसा नहीं बोलना जी। वो कापर का जेवर कुछ रहता, वो अवधूताएँ पहनते, सन्यासी लोग पहनते। वो भी कुछ दिल्ली का एक दोस्त ला चुके हैं,
मुझे वो पहनने को भी नहीं दी माँ ने। अच्छा। तुम सन्यासी बनेगी, नहीं 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 पहनना। अरे सभी लोग, ऋषि लोग सब मर्द हैं, औरत लोग क्यों नहीं रहना, भगवान के साथ बहुत नज़दीक क्यों नहीं रहना चाहिए जी। और बचपन में मैं देखती थी मम्मी बहुत इंटेलिजेंट रहती थी, प्री प्लान रहती थी जी। तो पापा क्या उसका गलत है तो भी मम्मी को डांटती थी जी। और आजू बाजू के लोग को देखती थी, उनके भी वही स्थिति है जी। रिश्तेदार में देखो उधर भी वही स्थिति है जी। महिला का क्या स्थिति है। मुझे अच्छा नहीं लगता था। जी। मैं ऐसी समझती थी कि मैं क्यों ऐसा जन्म ली, जी। लड़की के जैसे क्यों ऐसा जन्म ली। मैं मुझे ऐसा जन्म नहीं लेना था। मगर बहुत रेबल थी मैं। धीरे धीरे मैं पुरुष द्वेष बनती रही। अच्छा। अंदर से हाँ। उनके प्रति आपको ईर्ष्या जैसे हो जाती है। उसका ऊपर कुछ द्वेष की भाव। वो अच्छा से बोलने पर भी मैं उल्टा देखती थी मेरा हस्बैंड को। अच्छा। पहले वो प्यार से देखती थी, वो जो भी कहना चाहते हैं अच्छा से कहते थे, मगर मैं उल्टा देखती थी। जी। मुझे वो दबा रहे हैं, मुझे महिला बोलकर देख रहे हैं, कम देख रहे हैं, ऐसी सोचती थी मैं। तो स्कूल में भी जी एक भी कोई शब्द उल्टा बोले तो मैं सह नहीं सकती थी। एक बार क्या हुआ, स्काउट्स एंड गाइड्स का कुछ ट्रेनिंग हुआ। जी। पहले ट्रेनिंग हो चुके हैं, मैं गाइड टीचर बन गए और बच्चों को सिखाना है। तो 15 अगस्त आ गए। हेडमास्टर ने कहा चलो मैडम भी गाइड्स सिखाए ना, उनका भी कुछ अच्छा मार्च करा तो अच्छा रहता। हाँ बोले हाँ मैं तैयार करूँगी बच्चों को बोलकर बोले। तो एक सर ने कहा हाँ मैडम भी वो ड्रेस पहनेगी, वो ड्रेस से मैडम को सुंदरता रहेगी या मैडम से ड्रेस को सुंदरता आते की देखेंगे। अच्छा। उसने कहा। वो सब लोग मुझे ऐसा देखने लगा। मैं वो सर को देख रहा, वो नहीं देख रहे मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं लंच के लिए चले गए, वो लास्ट पीरियड है, इतने में बेल हो गया, सब लोग चले गए। उन लोग तो उधर ही रहते, जो भी उन्होंने कहा उन लोग लंच के लिए उधर ही रुकते। मेरा घर नज़दीक है। मैं जब बजाज ड्राइव करती थी तो घर में गए, वो ड्रेस पहनी मैं गुस्सा से। मेरा हस्बैंड पूछ रहे थे क्या हुआ ठहरो आने के बाद बताती। किसी के साथ लड़ना नहीं। वो बोलने लगा हाँ नहीं लड़ती हूँ। मैं आने के बाद बोलती हूँ ना, मैं बोले ना मेरा पीछे क्यों पड़े, उसको ऊपर ले रहे गुस्सा। और स्कूल का आगे मैं जोर से अंदर आ गए, बरामदा तक आ गए। खिड़की में से वो सार देख रहे, अरुण मैडम आ गए ड्रेस पहन के, अभी उसको गुस्सा आ गए होंगे शायद, वो डर रहे अंदर से। उसके सामने बैठ गए, अभी देखो कैसी है, जयप्रदा के जैसी है या श्रीदेवी के जैसे हैं, बताओ कैसा लग रहा अभी तुम्हें। नहीं आप तो मेरी बेटी समान है। मैं ऐसे कहा कि अगर इंदिरा गांधी सिंहासन के ऊपर बैठे तो उसको ही सुंदरता आ गए, ऐसा मैंने कहा। मगर मेरा मतलब ऐसा नहीं था। पहले क्या वो कुछ डबल मीनिंग के गाने भी गाते थे और न्यूज़पेपर पढ़ के, जब न्यूज़पेपर में ये गाने भी लिखते थे तेलुगु के वर्शन में, तो हमारे कुछ सीनियर्स होते थे ना लेडी टीचर्स, उन लोग कमेंट करते थे ये जो सर वो ठीक नहीं बोल रहे, उधर लेडी टीचर्स है, हाँ ऐसा बात नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते थे। फिर ये बात जब मैं उसको क्यों बोल रहा बोलकर मैं बोले तो मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वही टीचर्स से सीनियर टीचर्स है नहीं, वो बेचारा वो ऐसा नहीं आदमी, चलो जाओ छोड़ दो। तो उन्होंने मुझे माफ़ कीजिए बोलकर उन्होंने कहा माफ़ कीजिए, नहीं आइंदा ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। यहाँ पवित्र ड्रेस है, ये ड्रेस का मतलब क्या होता है, स्काउट्स एंड ड्रेस गाइड्स का मतलब क्या होता है, देशभक्ति है इसमें। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, सुंदरता होती है इसमें, फ़र्ज होते हैं, अपना देशभक्त होते हैं जी। एक इंसान के नाते, एक इंडियन के नाते तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है, ये ड्रेस पहने तो पता हो जाते हैं आपको जी। मगर ऐसे बातें आइंदा कभी भी मत बोलिए। चली गई मैं, मगर फिर से शुरू हो गए। बेचारा उसको उन्होंने साड़ी मांग दिए। तो
उसका मतलब ये अगर नहीं हो तो मैं फिर से उसको क्षमा मांगूंगी। दूसरे दिन भी वही ड्रेस पहन के गई मैं, क्योंकि अगर ये ड्रेस देखे तो वही दिन याद आते हैं। अब ये ड्रेस क्यों पहन के आए, इसका मतलब मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए, क्योंकि आपने कहा मेरा मतलब ये नहीं है, आप मेरी बेटी के जैसे हैं, अगर मेरा गलत हो गया तो मुझे क्षमा करिए प्लीज़ सर। मुझे कल से नींद भी नहीं, खाना भी नहीं जी, क्योंकि बहुत गुस्सा से तो ऐसा कहा मैंने बिहेव किया, मगर अच्छा नहीं लगा मुझे, सबके सामने ऐसा नहीं करना था। वो उसका मुंह छोटा हो गया, वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने क्षमा मांग दी है, क्योंकि आज का ये ड्रेस ये दिन को भी आपको याद होना चाहिए। जी, आपको मैं क्षमा मांग रहे, चलो क्षमा कर दी, आप तो मेरे बेटी के जैसे हैं। ऐसा पुरुष द्वेष मेरी अंदर से। तो हमारे एक कॉलीग हैं, वो कहते थे कि भार्या बाधित संघ, माने औरत की बाधित संघ का प्रेसिडेंट हमारा हस्बैंड को बनाते और ये जनरल सेक्रेटरी हो जाते हैं, ऐसा कुछ जोक्स करते थे जी। तो ऐसा क्यों हो रहा था महिला का ऊपर? तो वेद काल से पहले मातृस्वाम्य होते थे, मातृस्वाम्य का युग होते थे। जी, मतलब स्त्री कमाती थी, स्त्री कमा के आहार विषय में वो कमा के लाती थी, जी, घर में बैठ के पुरुष बाल बच्चे को संभालते थे, घर को संभालते थे, पकवाना करते थे। ऐसा समाज बहुत अच्छा था। जब मातृस्वाम्य होने के बाद पुरुष स्वाम्य, पितृस्वाम्य आ गया। जी, तो पत्री जी कहते हैं जब पुरुष स्वाम्य आ गया है, वो कलयुग को लीड किया है बहुत अहंकार से। उनको पता हो गया कि शरीर के माध्यम से वो बहुत बलवान है। उनको पता हो गया ये कमज़ोरी है, स्त्री कमजोरी। हाँ, शरीर से बहुत कमज़ोरी है, उसको इधर दबा सकते हैं अपन। जी, वो भी बेचारी अपनी शरीरता से वो मान लिए हैं, हाँ मैं कमज़ोरी हूँ, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, मान लिया कि वो कहाँ तक पहुँच दिए, यहाँ तक पहुँच दिए कि अभी क्या दहेज की बात चल रही है। क्यों दहेज देना, अपन ही ससुराल के घर जाना है और दहेज भी देना। मैं लड़ती थी माँ बाप के साथ, पर नहीं दहेज देना चाहिए। जी, दहेज नहीं दिए हम लोग, वेरी बिना दहेज से शादी किया है। और पत्री जी भी क्या कहते हैं, नो डाउरीज। हमारी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में ऐसा शादी होते हैं कि एक बच्ची को क्या बोलते हैं, लड़की को, हाँ लड़की को क्या बोलते हैं, पत्री जी ने अपना हस्बैंड को वही खुद चुन लेना। अच्छा, वो स्वयं अपना स्वयंवर जिसको बोलते हैं, हाँ, वैसे प्राचीन काल में स्वयंवर होते थे, सीता, क्योंकि महिला स्त्री की स्पिरिचुअल जर्नी अनाहत से होते हैं, वेराज पुरुष मूलाधार चक्र से शुरू करना पड़ता जन्म लेने के बाद, मगर एक महिला को अनाहत से शुरू करना पड़ता है। जी, शी इज़ वेरी मैच्योर्ड, इसीलिए उनके स्वयंवर खुद होते थे। अपनी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से वो चुनते थे अपनी हस्बैंड को, अच्छा, अच्छा, है ना। तो फिर अभी भी अपना पत्री जी भी वही बोलते हैं, लड़की लोग अपना पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को खुद चुन लेना। मेरी बेटी वहाँ बात सुन ले, उन्होंने कहा, पत्री जी ने कहा ना मैं तो चुन लिया मेरा हस्बैंड को, इंटरकास्ट में मैरिज किया है हम लोग, हमारा बेटा को भी वैसी किया, नो दहेज, और प्रॉपर्टीज़ भी 50-50 बेटी को और बेटा को, बस। इसीलिए हर एक महिला आत्मज्ञानी बनना है। स्त्री माने एक आदि पराशक्ति है, कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। महिला आत्मज्ञानी बन गए तो वहाँ संसार स्वर्ग धाम बन जाता है। एक संसार स्वर्ग, एक कुटुंब स्वर्ग धाम हो गए तो पूरा समाज स्वर्ग धाम बदलते हैं। जी, समाज बदला तो पूरा देश बदल जाता है, दुनिया बदल देगा। तो सत्ययुग क्यों नहीं आएगा?
इसलिए पत्री जी ने महिला ध्यान महाचक्र नारी शक्ति को उन्होंने उजागर करके जागृति कर रहे सामने रखने की कोशिश करी है। हाँ जी। और प्रत्येक स्त्री के अंदर उसके जो अपने स्त्रीत्व गुण है, जो उसकी अपनी शक्ति है, उसको उजागर करने के लिए पत्री सर ने यही महिला महायोग ध्यान कुंभ का आयोजन किया है, और जिसमें हम सबको बहुत शामिल होना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, स्प्रेड भी करना चाहिए। ध्यान माने आंख बंद करके ध्यान करना नहीं, व्यवहारिक में भी चेंज होना चाहिए। अपनी बच्चों का पिरामिड मेडिटेशन, पिरामिड मैरिजेस होना चाहिए। नो दहेज, है ना माँ जी? बिल्कुल ठीक है। नो दहेज, दहेज लेना नहीं और कुछ ज्यादा देना नहीं, सिर्फ उनको आप संस्कार अच्छे दे दो ताकि वो खुद अपना निर्माण और अपने आने वाली जनरेशन का निर्माण खुद कर सके। तो आपका इतना अच्छा आपका ये था कि हमें, और इसके साथ साथ चाहे नारी शक्ति को जितना भी उजागर कर रहे हैं, पर नारी शक्ति के पास एक बहुत बड़ा गुण है, वो है प्रेम का गुण है। तो अनकंडीशनल लव। तो वो प्रेम चाहे वो पुरुष पति देव में हो या अपने औलाद के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो उसको भी, स्त्री को भी अपनी शक्ति के माध्यम से ये करना है कि मुझे ये ही प्रेम बांटना है। ये नहीं है कि वो अपनी स्त्री शक्ति को उजागर कर कर वो अहम में चला जाए। आपका ऐसा मानना है क्या कि आप ऐसे मानती हैं कि स्त्री को हर तरफ से एक बैलेंस्ड करना चाहिए लाइफ, चाहे वो पुरुष के लाइफ हो या अपने माता पिता हो, प्रभावित करने वाली है। खुद प्रभावित होने वाली नहीं है, प्रभावित करने वाली है वो अपने आप वो महसूस करना चाहिए, उसको अपनी स्थान क्या है। जी बिल्कुल, इस जमीन का ऊपर स्त्री का कितना अच्छा विशिष्ट स्थान है, वो दिखा रहे हैं पत्री जी ने। जी, और साथ में उसको आप समाज के उद्धार के लिए कितना ज़्यादा योगदान है, और क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा, तो हर किसी के इमोशंस उसके साथ टच होते हैं। तो जब वो इस रास्ते पे आगे बढ़ती है, तो मैम आपसे हमने बहुत कुछ किया। अगर आप हमारे दर्शकों को कोई और अपना लास्ट मैसेज देना चाहें तो आप ज़रूर दें। ज़रूर मैम। अगर आपकी घर में बेटी या बेटा वो अगर ध्यान नहीं करे, तो शादी से पहले अगर वो बच्चों को अपन पढ़ाए हैं, नौकरी दिलाए हैं, अभी शादी करवाना है, शादी करने से पहले उनको 40 दिन तक मेडिटेशन करवाइए। आत्मज्ञानी बनना चाहिए वो जी। सज्जन सांगच बनना है, करना है, कुछ किताबें पढ़ना है, बाद में ही वो शादी करना। उनको जब पता हो जाएगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, एक इंसान इस ज़मीन का ऊपर क्यों जन्म ले रहे जी, और फैमिली माने कैसा होना चाहिए जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एक कुछ प्रोजेक्ट है, तो वेरियस प्लेसेस में से वहाँ टीम वर्क हो जाएगा जी। सब मिलके वहाँ प्रोजेक्ट को सक्सेस करते हैं। वैसे ही फैमिली भी एक प्रोजेक्ट है। तो पत्री जी कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स बोलते हैं। फ्रेंड्स माने अपने आप को पहले अपन को फ्रेंडशिप करवा दिया, अपने साथ ही फ्रेंडशिप करिए पहले, बाद में क्या सब लोगों के साथ फ्रेंडशिप करवाया पत्री जी ने जी। है ना। तो फिर फैमिली में ऐसा होना चाहिए कि देयर इज नो डोमिनेशन ऑन एनी अदर्स, isn't it? So we should make friendship with the family members. माँ बाप, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों का रिलेशन फ्रेंड्स के जैसे होना चाहिए जी। और बच्चों को भी फ्रेंड्स के जैसे देखना चाहिए जी। 7 साल तक एक युवराज की तरह देखना, जो भी वो बच्चा बोलता है अपन करना ही चाहिए जी। कुछ ऐसा नहीं कर सकते मगर उसको डाइवर्ट कर सकते जी। 7 साल के बाद उनको एक गाइड के जैसे उसको डिसिप्लिन सिखाना है। टीन एज में उनको एक फ्रेंड्स के जैसे देखना चाहिए। आखिर फैमिली ऐसा होना चाहिए कि फ्रेंड्स, हम सब लोग आत्म सहचर है, एक दूसरे से सीखने के लिए आए हैं। अपना गुरु कौन है? अपनी बंधन ही अपना गुरु है। यह सब कुछ कब मालूम हो जाएगा?
जब तुम अपनी अंदर जर्नी किया करे तो अपनी अंतर प्रपंच में सब कुछ है, आपको जब पता हो जाएगा। अपनी अंतर प्रपंच इतना सुंदर से, इतना तंदुरुस्ती से, इतना आनंद से रखे तो वही रिफ्लेक्ट होगा अपनी बाह्य प्रपंच में। वही है अपना ध्यान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुणा जी। अब मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि जीवन में हमारे इस आत्मा की जर्नी में, इस सत्र में जो हमने सीखा कि एक समाज के निर्माण के लिए हमें छोटे से ही बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको ध्यान सिखाना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर एक अपने घर का, समाज का, विश्व का निर्माण कर सके। आशा करते हैं आपको इससे बहुत कुछ मिलेगा। अपनी शक्तियों से जागरूक होइए और इस समाज के निर्माण में सहायक बनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम पुनः एक नए पिरामिड मास्टर्स के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।